अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज जो है प्रश्न कुंडली की 7वीं कक्षा है। आज की कक्षा में हम सभी यहाँ पर जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, आप सभी जो यहाँ पर 4 बिंदु देख रहे हैं, इसमें एक बिंदु पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज की कक्षा में शेष तीनों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं, चाहे वह प्रश्न कुंडली से संबंधित हो या लग्न कुंडली से संबंधित हो, यह नियम लग्न कुंडली पर भी लागू होते हैं और प्रश्न कुंडली पर भी लागू होते हैं। सामान्यतः प्रश्न कुंडली एवं लग्न कुंडली के फलादेश के सूत्र एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, कुछ विधियां हैं जो अलग से उपयोग किए जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे उसका भी हम लोग उन चीजों को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाव हानि क्या होता है। अब यहाँ पर कक्षा में उपस्थित यदि कोई सदस्य के मन में उनके मन में कोई प्रश्न हो तो केवल संख्या बोले, वो भी 1 से लेकर 108 के बीच में। कोई संख्या बोल दे, कोई प्रश्न बोल दे। मैंने 24 24 आपका आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। हाँ सुनीता जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो आपके दैनिक जीवन से संबंधित, वह प्रश्न बोले और 1 से लेकर 108 के बीच में कोई संख्या बोले। प्रश्न मेरा ज्योतिष विद्या के लिए ही है। क्या प्रश्न मेरा ज्योतिष विद्या के लिए ही है कि मैं ये पढ़ रही हूँ, उसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगी कि नहीं करूंगी। ठीक है डेट्स ऑल। अब कोई भी संख्या एक बोले। 5 ठीक है जी, 5 हमने स्पष्ट। तो यदि इन्होंने संख्या 5 बोला है, तो मेष लग्न की कुंडली बनी। किस लग्न की कुंडली बनेगी? मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ग्रहों की स्थिति वर्तमान में अभी के गोचर किस राशि में कौन से ग्रह हैं? तो अभी मेष राशि में सूर्य एवं शुक्रदेव हैं। वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति हैं। कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है। सिंह राशि में केतु देव हैं। उसके बाद में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर कुंभ राशि में राहु देव हैं और शेष सभी ग्रह जो 4 ग्रह बचते हैं, वे चारों ग्रह मीन राशि में हैं। तो चारों ग्रह कौन कौन बच गए? शनि, चंद्रमा, बुध, मंगल। शनि, चंद्रमा, बुध, मंगल। प्रश्न है कि क्या हमें ज्योतिष में सफलता मिलेगी कि नहीं। हम प्रश्न को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन प्रश्न तो ज्योतिष का है। तो ज्योतिष विद्या हम लोग किस भाव से देखते हैं, तो हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि 8वां भाव अनुसंधान का होता है, 8वां भाव विज्ञान का होता है। ज्योतिष भी विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। तो प्रश्न हो गया 8वें भाव का।
तो क्या भाव हानि, क्या ज्योतिष में इनको सफलता नहीं मिलेगी? आज की कक्षा में हम लोग हानि वाले और प्रश्न सिद्धि यानी कि ज्योतिष जो पढ़ना चाहती हैं सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी आप प्रश्न तो जिस भाव का प्रश्न हो, यदि भाव का स्वामी लग्न कुंडली से लग्न से छठे आठवें 12वें में हो तो भाव के फलों में नुकसान होता है। अब यहाँ पर देखा जाए प्रथम दृष्टया स्थितियां क्या है, तो लग्न 8वें भाव में 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव 12 कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। स्पष्ट हुआ कि इनको ज्योतिष विद्या से में सफलता अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन यह सामान्य बात है। दूसरी बात यह है कि क्या वो उस भाव से वह शुभ भाव में है, तो जो अगर शुभ भाव में है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नंबर की राशि से यहाँ पर जो मंगल देव हैं अपने त्रिकोण भाव में है। अब कहाँ है? अपने से 5वें है, अपने से पंचम हो जाने के कारण कुछ शुभता बढ़ी। इसके उपाय क्या है कि ज्योतिष विद्या में सफलता मिले? तो यह 12वां भाव अपरिचितों का है। 12वां भाव घर से काफी दूर का है, तो 12वां भाव अपरिचितों का भी है। तो यदि अब 8वें भाव से यह फल लेना चाहती हैं तो अपरिचितों के सहारे, अपने से काफी दूर के सहारे अगर इनका अध्ययन का सिलसिला चले तो सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर देखा जाए, यह जो अध्ययन अभी कर रही हैं, हम इनको नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते। हम इनके लिए अपरिचित हैं, इनके लिए मैं अपरिचित हूं। ये तो अगर प्रश्न कुंडली में भाव हानि के योग बने तो उसके यह उपाय पहले से ही कर रही हैं। स्पष्ट है कि जब से यह पढ़ रही हैं तब से उत्तरोत्तर हम ये नहीं कहते कि खरहा चाल का मतलब होता है तीव्र गति से आगे बढ़ना, कछुआ चाल का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, लेकिन थोड़ा धीरे से ही सही। तो दोनों ही अच्छे होते हैं। खरहा चाल में टांग टूटने की या मिस होने की संभावना रहती है, लेकिन कछुआ चाल में दिक्कत नहीं होती क्योंकि धीरे धीरे आदमी ग्रोथ करता है, बेस मजबूत होता हुआ जाता है। तो जब से यह दूर से पढ़ना शुरू इन्होंने किया है तब से उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि होती चली गई, क्योंकि इन्होंने भाव का उपाय कर दिया। क्या यह बातें आप पर स्पष्ट लागू हो रहा है? चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र पर हम लोग आते हैं। जिस भाव में नैसर्गिक पापग्रह हो या नैसर्गिक पापग्रह की दृष्टि पड़े उस भाव का फल खराब होता है। तो इस वर्तमान नैसर्गिक पापग्रह कौन होते हैं? तो नैसर्गिक पापग्रह में आप सभी जानते हैं कि कौन कौन होते हैं? मंगल, शनि, मंगल। नैसर्गिक पापग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य को पापग्रह नहीं क्रूर ग्रह कहा गया है। चलिए ठीक। तो क्या भाव पर मंगल की दृष्टि है? अगर मंगल की दृष्टि होती तब तो यह भावेशी हो गए। अगर वह नैसर्गिक पापग्रह यदि भावेश है तो उसकी दृष्टि शुभ मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? शुभ मानी जाएगी, बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अगर वह नैसर्गिक पापग्रह अगर भाव का स्वामी है तो शुभ माना जाएगा। अगर यही उदाहरण कुंडली में मंगल देव यहाँ होते, चौथी दृष्टि पड़ती, मंगल देव यहाँ होते, 7वीं दृष्टि, मंगल देव यहाँ होते तो 8वीं दृष्टि, अति उत्तम। क्योंकि यहाँ पे मंगल अपने स्वराशि में बैठ के, लग्न में बैठ के अष्टम भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, सुंदर हो गया। यहाँ से भी बैठ के देखते तो फिर मंगल अपने मित्र की राशि में बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, भी सुंदर बल मिल जाता। तो बल नहीं मिल रहा है, सामान्य स्थिति है। अगर यही बल मिल रहा होता
तो अच्छी बात थी, क्योंकि कल की पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भाव अपने भावेश से युत या दृष्ट हो, भाव के फल में वृद्धि होती है, तो काफी वृद्धि होती। तो जो भाव का फल सामान्य हो गया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष का होकर भाव में बैठा हुआ हो, या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होकर के भाव को देख रहा हो, तो ठीक नहीं। अब यहाँ पे चंद्रमा कृष्ण पक्ष का तो है, अंतिम समयों में है, त्रयोदशी चतुर्दशी हो रहा होगा, अमावस्या तो नहीं है। अगर ये चंद्रमा सूर्य से युक्त होते तो अमावस्या होता। तो क्या हो जाता है, क्षीण चंद्रमा की दृष्टि या क्षीण चंद्रमा की स्थिति भाव के फलों में हानि करता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से चंद्रमा अभी क्षीण है, परंतु भाव पर क्षीण चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन एक सूत्र आप लोग गांठ बांध ले, कोई भी ग्रह जितना बलवान होता है उतना ही अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देता रहता है, बल बढ़ाता है। जो ग्रह जितना अच्छा होता है अपने मूल त्रिकोण का फल देता है, बढ़ाता है, उतना ही बढ़ाता है। यह सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लें। वह सूत्र यहाँ परिलक्षित हो रहा है, यह सूत्र यहाँ पर बैठ रहा है, सूत्र परिलक्षित हो रहा है। अब वह कैसे परिलक्षित हो रहा है, यहाँ पर देखें, रुकिए जरा सा, हम इसको बोर्ड को साफ करते हैं। चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि कौन है, 2 नंबर की। तो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव का है वहां पे उतना बल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो 2 नंबर की राशि है उसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि होता है और उच्च की राशि भी होता है। चलिए, लेकिन हम मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं। मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा का उच्च हो गया, नीच हो गया। हाँ, मूल त्रिकोण राशि यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर ही है, चलिए ठीक। तो चंद्रमा क्षीण हो जाने के कारण 2 नंबर की राशि जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं, विद्या की, प्रश्न विद्या का है, प्रश्न विद्या का है। तो विद्या से संबंधित दूसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं, धन, ठीक है, धन भी देखा जाता है, परिवार भी देखा जाता है, उत्तम बातें हैं। प्रारंभिक ज्ञान देखा जाता है, प्रारंभिक ज्ञान, शिक्षा देखी जाती है ना गुरुजी। हाँ 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 जी, हाँ जी। प्रारंभिक ज्ञान तो चौथे भाव से। अच्छा, चलिए, दूसरे भाव से विद्या की निपुणता देखा जाता है। दूसरे भाव से विद्या की निपुणता, विद्या की निपुणता, विद्या की निपुणता हम दूसरे भाव से देखेंगे। तो जो इनकी प्रश्न कुंडली बनी है, इस प्रश्न कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी क्षीण हो गए, कमजोर हो गए, इसलिए इनको पूर्व से भी आज भी क्या है। तो जितना आप पढ़ती हैं, पढ़ते समय उतना समझ तो लेती हैं, लेकिन बाद में वह याद नहीं रहता, उसका स्टोर नहीं हो पाता, यानी कि उसमें निपुण नहीं हो पाते। एग्जाम करते हैं। अभी वर्तमान में यह समस्या उनके जीवन में। दूसरा, जो हमने कहा कि मूल त्रिकोण राशि, जो ग्रह जितने बलवान होते हैं उसमें मूल त्रिकोण राशि का उतना ज्यादा फल देते हैं। सूर्यदेव के पंचम भाव पर दृष्टि नहीं है, क्या है, नहीं है, नहीं है। सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि होगी ना, सिंह राशि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनको ये सभी बातें याद नहीं है, इसलिए चार्ट के सहारे ही हम लोग प्रतिदिन क्लास करेंगे। धीरे धीरे सभी चीज अपने आप याद हो जाएगा। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 है। 5 नंबर की राशि कहाँ बनी है, पंचम भाव में है। पंचम भाव किस चीज का भाव है, सीखने का है। पंचम भाव सीखने का है। विद्या के लिए, अगर चाहे कोई भी काम के लिए, पंचम भाव सीखने का ही है, तो है ना जी जी, बुद्धिमता का है। जी जी। तो
अब देखिए, चाहे भाव का फल यहाँ ज्योतिष का थोड़ा कम ही मिल रहा है, अपना यह उपाय कर रही हैं, और यहाँ सूर्य देव जो पंचम भाव के स्वामी हैं अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अपने उच्च राशि में है। उच्च राशि में है। उच्च राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए पंचम भाव का फल मजबूती से इनको मिल रहा है कि सीखने की ललक जो है वह काफी है। यहाँ तक तो हाँ जी, तड़प रही हूँ उसके लिए, तड़प रही हूँ एकदम उसके लिए। दिन रात मेहनत करती हूँ, नींद नहीं आती है, नींद में भी पढ़ाई ही सूझती है, या कुछ सूत्र ध्यान में आता है, उठ के बैठ जाती हूँ, रोती हूँ, याद करने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ। हाँ तो वही विद्या की निपुणता वाला भाव कमजोर हो गया ना। मतलब कि हमने तो देखिए, होता यूं है कि हम भी अभी जो क्लास में बैठने से पहले, अब हम प्रतिदिन इसी प्रकार का हम क्लास करेंगे कि क्लास में बैठने से पहले हम भी वेद माता गायत्री का स्मरण करते हैं कि हे माँ गायत्री, आज की कक्षा उत्तम हो, और हम किसी भी सदस्य से प्रश्न पूछें और उसी से हम प्रश्न कुंडली के लिए संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, वह जो बोल रहा है वर्तमान में ग्रह गोचर चल रहा है बस फलादेश करें और उनके जीवन पर वह पूरा प्रभावी हो, ताकि कक्षा में उपस्थित जितने भी सदस्यगण हैं सभी को इस कक्षा पर विश्वास अधिक बढ़े। चलिए, और अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। कक्षा का समय कम होता है, हम लोग बातें कम करें और आगे बढ़ने का प्रयास ज्यादा करें। जी सर। अब इसके बाद में अगर भाव संबंधित भाव पाप कर्तरी में होता है तो भाव के फलों में हानि होती है। तो क्या संबंधित भाव पाप कर्तरी में है? पाप करती है मतलब दोनों तरफ, तो इधर भी पाप ग्रह नहीं है, इधर भी पाप ग्रह नहीं, तो क्या किसी की दृष्टि है? तो शनि की यहाँ तो दृष्टि है 10वीं नवम भाव पर, राहु की यहाँ पर दृष्टि है, भाव पाप कर्तरी में हो गया। परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर है, शुक्र की भी दृष्टि है, दो शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि हो गई, एक राहु की ही तो दृष्टि है। तो राहु देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट है, देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हो गए हैं, इनमें शुभता बढ़ गई है, इसलिए इस भाव को राहु के द्वारा यह पाप कर्तरी नहीं मानेगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाव अपने स्वामी से भी दृष्ट है और देवगुरु बृहस्पति से भी यह भाव दृष्ट है। तो यहाँ पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, राहु पर भी गुरु की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति नवम भाव, इनके मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में होने से यह विशेष शुभता प्रदान करने वाले ग्रह होगा, इसलिए भाव पाप कर्तरी में नहीं है। अतः हम समझ सकते हैं कि यह ज्योतिष विद्या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इनमें यह समझदार हो सकते हैं। जिस भाव पर, अब हाँ पापाग्रह की दृष्टि की तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ना। यदि विचारणीय भाव में, यदि विचारणीय भाव में भाव से या लग्न से 6ठे 8वें 12वें के स्वामी बैठ जाए, निर्बल होकर के बैठ जाए, खराब हो, तो भाव के फलों में हानि होता है। अब भाव से 6ठे भाव के स्वामी कौन है? तो यहीं पे एक भाव से 6ठा, 8वें से 6ठा यह लग्न हो गया, तो एक यानी कि मंगल होता, ठीक, तो यहाँ पे तो मंगल को दोषी नहीं लगता क्योंकि मंगल भावेशी हो जाता। 6ठा 7वां 8वां अगर बुधदेव होते तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो खराब। या भाव से 12वां शुक्रदेव होते तो हल्का खराब, या लग्न कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें के स्वामी, तो यहाँ पर तक किसी भी स्वामी की स्थिति ही नहीं है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, इसलिए फल मिल सकता। यदि शुभ ग्रह भी संबंधित भाव में अस्त होकर बैठे हों, यानी कि सूर्य से युक्त हो, अपने शुभ ग्रह भी अपने शत्रु राशि में, या शुभ ग्रह अपने नीच की राशि में हो,
अब नीच राशि का मतलब देवगुरु बृहस्पति ही है, यहीं पे बैठते, और यहाँ पर 10 नंबर की राशि होती, तो देवगुरु बृहस्पति की 10 नंबर की राशि नीच की होती है। अगर शुक्रदेव ही होते और 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव बैठे रहते तो नीच के हो गए, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो अच्छी बात है। इन सूत्रों को हम सबों को देखना चाहिए। अब इसके अलावा विचारणीय भाव के स्वामी कहीं नीच के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, कहीं अपने शत्रु राशि में तो नहीं है। तो भाव के स्वामी जो है मंगल देव, जो त्रिदोष होता है ग्रहों का प्रमुख रूप से, जैसे अस्त हो जाना, नीच का हो जाना, शत्रु राशि में हो जाना, ये प्रमुख त्रिदोष माने जाते हैं। इस त्रिदोष में भाव का स्वामी हो तो संभावना खराब हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए विचारणीय भाव के स्वामी मंगल देव 12 नंबर की राशि में है। 12 नंबर राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। देव गुरु बृहस्पति, ये क्या हो रहा है? हाँ, देव गुरु बृहस्पति मंगल को मित्र मानते हैं अपने मित्र राशि में, अपने मित्र राशि में, मित्र राशि में, मित्र राशि के। ये तो हो गया कि भावों में सुफलता है कि नहीं, ये तो भाव अच्छे हो गए, भाव अच्छे हो गए, भाव यानी कि भाव के फल मिल सकते हैं। अब संबंधित यहाँ पर समस्याएं कितनी आ गई। हम लोग जब सीख रहे हैं तो हम लोगों ने अभी इतने देर के चर्चा में 20-25 मिनट जो चर्चा हुआ, इस चर्चा के दरमियान हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समस्याएं आई। तो एक समस्या तो भाव के स्वामी 12वें भाव में है, इसके लिए तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया, सीख लिया। इसके लिए चर्चा हम लोगों ने सीख लिया। ये कैसे हटेगा। नहीं हट रहा है। चलिए, तो समस्या एक यह आ गई कि भावेश 12वें भाव में है, उसका यह उपाय कर रहे हैं। अभी प्रश्न पुनः आया कि स्मरण नहीं हो पाता, निपुणता नहीं बढ़ती, तो यह क्षीण चंद्रमा है, चंद्रमा का उपाय करें, ठीक हो जाएगा। आप चंद्रमा के उपाय के लिए, चंद्रमा जल तत्व में है, चंद्रमा जल तत्व की राशि में है, चंद्रमा वैसे भी जल तत्व का है, भाव 12वां है जो अस्पताल का भाव है। कभी कभी आप अस्पताल वगैरह में जाएं, सोमवार के दिन अगर जाते हैं तो और विशेष बात है। जो वहां पे दिन दुखी है, आप भी पानी खरीद के पिए, किसी और को भी, मरीज वगैरह को या उनके शुभ चिंतकों को, हाँ भैया ये लो पानी पिए, थोड़ा हौसला चंद्रमा जो है मन है, मन में उसको थोड़ा सा विश्वास जगाए कि हाँ भाई ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, चिंता मत करो, संतावना दें, और स्वयं अपने पैसे से अपना पानी खरीदे, पिए, और बंद बोतल की शीशी उन्हें भी 1-2 व्यक्ति को पिलाएं। आप 4-5 सोमवार को करके देखें, आप इसी क्लास में बने भी रहे, आप कहेंगे कि हाँ गुरुजी अब पहले की अपेक्षा करें अब बहुत अच्छा हो गया। ये तो बातें हो गई, ये तो भाव के हुए। अब इसके बाद में प्रश्न सिद्धि, प्रश्न हानि, अलग विषय वस्तु है। तो प्रश्न सिद्धि क्या है? अब प्रश्न सिद्धि के लिए ये तो भाव के फल हुए, वह अलग बात है।
प्रश्न सिद्धि यानी कि जो प्रश्न हमने किया उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रश्न का फल मुझे सकारात्मक मिलेगा या फलों में नुकसान होगी, यह अलग बात है। और वह जो हमने भाव के फल देखे, यह अलग बात है। भाव के फल अलग है। तो सर्वप्रथम हम सबों को यह देखना चाहिए कि किस भाव का प्रश्न है। तो अभी प्रश्न ज्योतिष का है कि हम ज्योतिष पढ़ पाएंगे, इसमें सब कुछ पढ़ पाएंगे कि नहीं, ज्योतिष विषय हमें समझने की क्षमताओं का विकास होगा या नहीं होगा। तो ज्योतिष किस भाव से देखा जाता है, अभी हम सबों ने पढ़ा कि 8वें भाव से देखा जाता है। और इसका लाभ किसको लेना है, लगन को, लगन को लेना है। तो इस लग्न में लग्नेश एवं कार्य भाव को कहा जाता है कार्येश, प्रश्न भाव को कहा जाता है कार्येश। क्या इन दोनों का विचार करना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए कि लग्नेश एवं कार्येश दोनों एक ही ग्रह हैं। अलग कुंडलियों में अलग अलग, चाहे यह इसी कुंडली में अगर प्रश्न दूसरा रहता तो अलग अलग ग्रह हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। जी हो सकते हैं। अब जब एक ही हो जाए तो हम सबों को एक और बातें करनी चाहिए। लग्न का प्रतिनिधित्व यहाँ कौन कर रहा है, राशि के स्वामी मंगल, मंगल, मंगल देव। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व कौन ग्रह कर रहा है, मंगल देव, मंगल देव। मंगल देव। तो हम सबों को ऐसे भी सीख सकते हैं, थोड़ा यह पेचीदा हो सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा और सरल बना देते हैं, लग्न स्वामी को ही बदल देते हैं, लग्न स्वामी को ही बदल देते हैं। लेकिन यह तो कैसे बदला जाएगा, क्या बदला जा सकता है लग्न स्वामी को, नहीं बदला जा सकता है। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नंबर आपका सेव है। हाँ हम तबीयत ठीक है। हाँ तो हम आपसे 20-25 मिनट के बाद में बात करते हैं और डिटेल में बातचीत हम करेंगे आपसे शाम में 5 बजे। हाँ शाम 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है 5:30 बजे ही कॉल कीजिएगा फिर। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। तो लग्न तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, उसकी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक हो गया। हम सबों ने यह पढ़ा था कि यदि कोई प्रश्न करता कोई भी संख्या बतलाता है, कोई भी संख्या बताता है, संख्या तो इन्होंने 5 बोला था, हम लोग आधार 5 को ही रखेंगे, दूसरा संख्या नहीं ले सकते। लेकिन यदि कोई संख्या 67 बोल देता है तो हम लोग 9 से भाग देते हैं। अब इसी 67 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 छौक 54, 9 सत्ते 63। यही हम लोगों ने सीखा है ना।
तो प्रश्न कुंडली का लग्न क्या बन जाएगा? मेष लग्न ही रहेगा गुरुदेव। नहीं 7 हो जाएगा ना गुरुदेव, लिब्रा तुला लगन हो जाएगा। नहीं, हम सबों ने यह पढ़ा है। 8 होगा गुरुदेव, 8 हाँ होगा हाँ गुरुदेव। 8। हाँ, यदि क्योंकि शेष है ना तो एक जोड़ देंगे इसमें। नियम यह है कि यदि हम भाग देते हैं और शेष यदि बच जाता है तो भाग फल में एक जोड़ देते हैं, और एक जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या आती है वही लग्न की। हाँ जी वो लगन लगन बन जाता है। हाँ जी। तो 8 नंबर का लग्न। और यह जो 4 जो शेष बचता है यह नवमांश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नवमांश को। नवमांश को दर्शाता है कि वृश्चिक राशि का चौथा नवमांश हो गया। वृश्चिक राशि का चौथा नवमान। हाँ, तो वृश्चिक राशि जल तत्व का है, तो जल तत्व की नवमांश कर्क से शुरू होती है। हालांकि नवमांश पर इस कक्षा में कभी चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग यदि आवश्यकता होगा तो आप लोग समूह में लिखेंगे तो नवमांश पर भी हम लोग 1-2 क्लास कर लेंगे। तो उस प्रकार से भी यदि नहीं तो हम लोग लग्न जब बनाते हैं ऐसे लग्न बन गया, फिर इसी संख्या में 12 से भाग देते हैं तो 12 पच्चे 60। यहां शेष कितना आया? 7 आ गया। यह 7 नवमांश लग्न की राशि हो जाती है। अब यहीं पे देखिए, अगर वृश्चिक राशि का नवमांश कर्क से शुरू होता है तो कर्क से चौथा कौन होगा? कर्क को 1 मानेंगे, तो कर्क 1 हो गया, यानी कि 4 नंबर 1 हो गया। 5 6 7 आ गया। हमारा थोड़ा अंग्रेजी वीक है, आप लोग भी देखें समझे कि जो मैंने कहा वह समझ में आया या नहीं आया। मैंने जो कहा यह बातें स्पष्ट समझ में आई आप लोगों की नहीं आई? जी गुरुदेव जी समझ में आ गया। हाँ, अपर्णा जी। जी गुरुदेव, गुरुदेव समझने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर चला गया गुरुदेव। नहीं तो जो बातें नहीं समझ में आए क्लियर, यहाँ पर माइक हमेशा सभी का खुला हुआ रहता है, तो बोलते हुए चले कि यह बातें समझ में आई, यह बातें नहीं समझ में आई। जी, क्योंकि जितने आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और यह आधा अधूरा जो छूट जाएगा वह बाद में जाकर अन्य विषय वस्तुओं को समझने में आसानी नहीं होगी। फिर समस्या। कहने का मतलब यह है कि यह नवमांश का लग्न हो गया, तो नवमांश का जो लग्न होता है वह लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न का प्रतिनिधित्व नवमांश का लग्न करता है। जी। तो यदि इन्होंने संख्या 5 बोला है तो नवमांश का लग्न क्या हो जाएगा? तो मेष हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अगर उन्होंने संख्या 5 बोला है तो नवमांश का लग्न 5 ही होगा। जी जी। नवमांश का लग्न 5 हो जाएगा। तो जब नवमांश का लग्न 5 हो गया तो इसके स्वामी कौन हो गए? सूर्यदेव हो गए, देव हो गए। और ये 8वें को शनि मंगल हो गए। नवमांश के लग्न से और कार्य भाव के स्वामी के से देखना चाहिए। तो अब सूर्य को हम लोग को क्या मान लेंगे? लग्नेश मान लेंगे। सूर्य को नवमांश लग्न हो गया, वो नवमांश स्वभाव को दर्शाता है। हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं। अब चलिए सूत्रों पर चलते हैं। यदि लग्नेश लग्न में हो और कार्य भाव का स्वामी कार्य भाव में होने की दोनों अपने अपने भाव में हो तो उत्तम है। यदि एक ही ग्रह बनता हो
तो प्रमुखता कार्य का होता है, प्रमुखता कार्य का होता है। क्या कार्य भाव से वह शुभ भाव में है? तो कार्य भाव से शुभ भाव में है, और लगने से अपने भाव से 12वें है, यानी कि एक अपने 5वें है और दूसरे 12वें है। तो यहाँ 5वां है सीखने का है, तो व्यक्ति यह 12वां भाव लग्न से है, तब व्यक्ति अपने से दूर के परिवेश से कुछ सीखने का प्रयास करे, तो यह 12वें का उपाय हो गया। लग्न से 12वें है तो वह व्यक्ति उपाय कर ही रहा है। और कंटिन्यूटी सीखने का रखे तो 5वां भाव सीखने का है, तब भी ठीक ही। क्या अपने मित्र राशि में है? मित्र राशि में यदि दोनों एक ही ग्रह है और कितो क्या उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, यदि बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो अच्छी बात है। तो शनि देव जो है भाव के स्वामी से 1 2 3 4 मूल त्रिकोण राशि भाव से चौथे है। मूल त्रिकोण राशि चौथे हैं। भाव से चौथे है, तो मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ली जाती है। भाव से चौथे भाव के स्वामी से यह युक्त हो गए। अगर चंद्रमा है तो भाव से 9वें भाव के स्वामी, अब यहाँ से गिनेंगे तो 9वां होगा, 9वें भाव के स्वामी से बुध देव को देखेंगे तो चूंकि लाभ की इच्छा, लाभ हेतु उन्होंने प्रश्न किया कि ज्योतिष विद्या का लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। तो इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है, तो भाव से 11वां है, भाव से 11वें भाव के स्वामी से युक्त है, लाभ तो इन्हें मिलेगा। परंतु यह लग्न से 6ठा भाव भी है और संबंधित भाव से 11वां भी, तो 6ठे एवं 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, फलों में हानि कर रहे हैं। तो उपचय भाव में बैठे हुए उपचय भाव के स्वामी जब बुरे फल देते हैं तो एक ही उसका उपाय होता है कि संघर्ष लगातार करते रहें, उबे नहीं, यानी कि अपने मन के आत्मबल को छोटा ना करें, न होने दें। तो यदि आप अपने आत्मबल को छोटा नहीं होने देते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि हम लोग किसी अन्य प्रश्न पर भी, तो यहाँ तो यह ठीक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का कोई दूसरा प्रश्न होता और लग्न भाव के स्वामी और संबंधित भाव के स्वामी अलग अलग ग्रह होते तो समझने समझाने में ज्यादा आसान होता। शायद ईश्वर को मर्जी नहीं थी कि इस सूत्र का उपयोग हम लोग आज की कक्षा में करें, इसलिए ईश्वर ने उनके मन में ऐसी प्रेरणा दी, उन्होंने ऐसा संख्या बोला, ऐसा प्रश्न बोला जो लगने से एवं कार्य से दोनों एक ही हो गए। तो कार्य सिद्धि के योग या प्रश्न सिद्धि के योग पर आधारित कक्षा हम लोग आगे भी करेंगे। ज्यादा सीख लेने पर, ज्यादा सीखने का मतलब है अधिक से अधिक सूत्रों का उपयोग करने पर व्यक्ति भ्रमित होता है। जितने कम सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग मनन चिंतन करें, उस पर अमल करें, उतना ही अच्छा होता है। अच्छा होता है। गुरुजी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी पूछिए। गुरुजी हम ये चंद्रमा का मूल त्रिकोण हम ये चौथे भाव में क्यों देखें? कहाँ चौथा भाव? ये तो स्वराशि देखे है ना। अच्छा, वो हम उनकी स्वराशि देख रहे हैं सबकी। हाँ हाँ, वह जो मंगल है 8वें भाव का स्वामी, ये जिस भाव का प्रश्न है वह किस भाव के स्वामी से युक्त है? तो भाव से 9वें भाव का स्वामी है, जो है 8वें से 9वां भाव चौथा होता है ना। जी जी जी।
तो जिस भाव का प्रश्न है उस भाव के भाग्य भाव के स्वामी से युक्त है वो। जी 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 अगर यह चंद्रमा का उपाय करते हैं, फिर ये एक 10-5 रोज 5 सोमवार को यह कम से कम करें ना, फिर देखें कि 1 महीने के बाद में इनकी स्थिति क्या होती है। जी बहुत अच्छा हो जाएगा। करूंगी करूंगी।